देश से मोहब्बत है, वो मेरा भाई है, वो मेरा साथी है। उसके दुख का भी हम लोग साथी हैं, उसके सुख का भी हम लोग साथी हैं। क्या अफसर, क्या जेसीओ, क्या जवान, सबके लिए बस एक ही जज्बा था, मर जाएं मिट जाएं लेकिन हम इस युद्ध को अपनी इज्जत के लिए जीत के रहेंगे। कारगिल विजय दिवस है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आज जो है तमाम जितने भी लोग हैं जो कारगिल में शहीद हुए हैं और उनके जो शहादत को जो है आज यहाँ पर लोग जो है याद कर रहे हैं। और आज कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर 5-6 जो परिवार हैं यहाँ पर उनको जो है सम्मानित किया गया। तो हमारे बीच जिला अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सब आज कार्यक्रम था और किस तरह से कारगिल के उस दौर को और उस दिवस को जो है आप मना रहे हैं। देखिए सानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हम लोग हर साल जब हम लोगों ने 1999 में कारगिल को फतह किया, जीते, तो हर साल हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। उस ऑपरेशन का भी नाम विजय ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, जो आर्मी ने चलाया था। उसमें एक एयरफोर्स ऑपरेशन था, सफ़ेद सागर करके भी था। तो इसमें एयरफोर्स का भी रोल था, आर्मी का भी रोल था, लेकिन आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो उस कुर्बानी को याद करने के लिए हम लोग हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। इसमें मेन मकसद होता है हम लोगों का, जो परिवार शहीद हुए हैं, जिनके पति या बेटा शहीद हुआ है, उस परिवार के साथ अपनी एकता को प्रदर्शित करना, अपनी मोहब्बत को प्रदर्शित करना और बताना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम अपने आप को बेचारा नहीं समझना। पूरा सैनिक परिवार आपके साथ खड़ा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। नौजवान, जैसे आप एनसीसी के बीच में, ये नौजवान ही कल हमारे देश के भविष्य हैं। यही कल फ्लाइंग में जाएंगे, कल यही लोग नेवी में जाएंगे, यही लोग कल आर्मी में जाएंगे, इन्फेंट्री के कमांडर बनेंगे। तो नए पीढ़ी के अंदर देशभक्ति का भावना जगाना भी हमारे इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि नए जो पीढ़ी है वो जब तक जगह नहीं लेगा, मेरा देश मजबूत नहीं हो सकता है। देश को मजबूत रखना है तो नई पीढ़ी को आगे बढ़ना होगा। और नेतृत्व करते हैं, जो संगठन में समस्याएं आती है किस तरह से टैकल करता है आपका संगठन और किस तरह से जो 17 से 18 हज़ार सैनिक है उसको किस तरह से देख रेख करते हैं? देखिए, हमारे सैनिक जो आते हैं वो बुढ़ापा में नहीं आते हैं कि 60 साल की उम्र में आए, 70 साल की उम्र में आए। बहुत सारे लोग जिसका एवरेज एज जो है 35 साल, 36 साल, 38 साल या 40 मान लीजिए आप, ये 40 की उम्र में लोग आते हैं। तो उनके साथ जिम्मेदारी भी होती है। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो फिर सरकार के सहूलत के तहत जॉब में चले जाते हैं। बैंक में है, नेवी में है, रेलवे में है, बहुत जगह अपने, या कुछ लोग डीएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, आप देखे होंगे सर्विस में जज भी हैं, एसडीओ भी हैं। तो सैनिक और सब लोग से हम लोग जुड़े रहते हैं। डीएम भी है, सासाराम चले जाइए, डीएम थे धर्मेंद्र कुमार, वो एयरफोर्स से आए थे। तो डीएम भी है। तो लोग अपने अपने हिसाब से अपना सेट करते हैं, लेकिन सब हम लोग इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। देखिए, कारगिल युद्ध जो है ये देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले अघोषित युद्ध था, जिसको बाद में जब कंफर्म हुआ तो घोषित किया गया। बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था। उस एक असंभव के युद्ध को भारत के जांबाज सिपाहियों ने, भारत की सेना ने, वायुसेना ने, नेवी ने, सब ने मिल करके, और भारत की जो सरकार थी उसके राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से हम लोगों ने दुश्मन को मार भगाया। मैं उस समय जस्ट कमीशन हुआ था, मैं नया नया था, तो मैं कारगिल वॉर में एक डायरेक्ट स्पष्ट रूप से जो पार्टिसिपेशन होता है वो तो मेरा नहीं था, लेकिन वहाँ पर मेरी एक इनडायरेक्ट भूमिका थी। मुझे याद है जो लोग थे उस समय, क्या अफसर, क्या जेसीओ, क्या जवान, सबके लिए बस एक ही जज्बा था, मर जाएं मिट जाएं लेकिन हम इस युद्ध को अपनी इज्जत के लिए जीत के रहेंगे। और यही वजह है कि हजारों की फ़ौज में जो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय हो चुकी थी, उसको हमारे देश की जाबाज सेना ने बखूबी भगा दिया। और उस दौरान में करीब 527 हमारे वीर शहीद थे और करीब 1500 हमारे जो ऐसे जवान थे जो घायल हुए थे। उसके अलावा भी उन सभी लोगों को आज नमन करने का दिवस है, जिन सभी ने कारगिल वॉर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। तो हम लोगों के बीच कोई गैप नहीं है, न यहाँ पर जाति है, न यहाँ पर धर्म है, न यहाँ पर संप्रदाय है, न मोहल्ला है, न गांव है, सिर्फ राष्ट्रीयता है। जिसको भारत देश से मोहब्बत है वो मेरा भाई है, वो मेरा साथी है। उसके दुख का भी हम लोग साथी हैं, उसके सुख का भी हम लोग साथी हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते आते संगठन को कि, और फिर बाद में जितने भी तमाम युवा हैं, चाहे वो सेना में जाना चाहते हो, क्या सब मैसेज देना चाहेंगे आपने? देखिए, सेना में अगर युवा नहीं जाएंगे तो हमारा देश मजबूत नहीं रह सकता है। हमारा देश जो है दुनिया के अंदर नंबर 1 के सैनिक लड़ रहा है।
नंबर 3, नंबर 4 अमेरिका कहता है कि यू आर द नंबर 4th पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट कि वी आर नंबर 4th, वी आर नंबर 1। हम लोग अमेरिका को डिफीट दे सकते हैं, हम लोग रशिया को डिफीट दे सकते हैं, हम लोग चाइना को डिफीट दे सकते हैं। इसके लिए हमारे सैनिक साथियों ने, हमारा देश ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे जवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एक एक जवान की बात कीजिएगा जो टैंक चलाता है, 7 साल में वो ट्रेंड होता है, इतना एक्सपर्ट होता है कि रशिया और अमेरिका वाले मुंह चीर देते हैं कितना ये जो ट्रेंड है, कितना एक्सपर्ट है। अभी भवेश भाई एक बात रखे, हम सुन रहे थे कि हम लोग को सर्विस के दौरान भी मौका मिलता है कि हम लोग विदेश जाएं और अपना लोहा मित्र राष्ट्र को मनवावें। तो एनसीसी के बच्चों के साथ मैं काफ़ी इंटरेक्ट रहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि ये बच्चे किस तरह से आगे बढ़ें, चूँकि इनको प्रिविलेज दिया जाता है। जो एनसीसी के बच्चे C सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, ABC 3 कैटेगरी होता है सर्टिफिकेट का, और जो C सर्टिफिकेट के बच्चे होते हैं वो सीधा सेना में ऑफिसर बन सकते हैं विदाउट रिटन टेस्ट। उनको रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा इंटरव्यू अटेंड करते हैं, वाइवा अटेंड करते हैं और वो ऑफिसर्स बनते हैं सेना में। ये अपॉर्चुनिटी है इनको, तो इनको इनकरेज करना वो हम गार्जियन का, हम अभिभावक का दायित्व है। और मैं बता रहा था कि सेना में रहते मैं कई देश गया हूँ, मैं यूनाइटेड पीस कीपिंग में भी था और जगह भी सेना की तरफ से, और मेरा टेक्नीशियन ट्रेड था, मैं सिग्नल कोर का टेक्नीशियन था और मेरी मैक्सिमम नौकरी सेना भवन की है, MOD की है। बहुत अच्छा कार्य किया, मैं हर जगह गया। उसके बाद सेना के बाद देखिए मैं आज रेलवे में हूँ, वो भी तो सेना की ही देन है। बच्चे मेरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अच्छे एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, वो सब सेना की। आज मैं सेना में नहीं होता तो ना मेरे बच्चे अच्छे जगह पे होते, MA MBA करके अच्छे जगह पे हैं, सभी के जितने भी हैं। रिटायरमेंट के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यस, बिकॉज इन्होंने कहा, हमारे उपाध्यक्ष साहब ने कहा, अनुश्रवण समिति के आदरणीय अकील सर ने, कि हमारे जो फौजी रिटायर्ड होते हैं ना, 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, इफ़ आप ये मान के चलिए कि जो लड़का 18 साल में इनरोल हो गया और 15 साल नौकरी किया, सिपाही की नौकरी मैक्सिमम 17 ईयर्स है, तो 18, 17, 35 साल में वो घर आ जाएगा। तो 35 में घर आया, उस समय हो सकता है उसके बच्चे लालने और पालने में होंगे, पहला दूसरा में भी नहीं गए होंगे, तो उसके बच्चे छोटे होते, उस समय वो रिटायर्ड हो गया, उसको नौकरी की आवश्यकता होती है। ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है भारत में। ये अलग बात है कि सरकार पूर्व सैनिक को उपेक्षित कर रही है। कोई भी सरकार हो, आए दिन देखा जाता है कि पूर्व सैनिक उपेक्षित होते हैं, उनका जो कोटा है हर एक सर्विस में वो उनको मिल नहीं पाता है। नए नौजवानों से अपील करते हैं कि ज़रूर सेना का एक हिस्सा बनने की कोशिश करें, चाहे आर्मी हो, चाहे फोर्स और नेवी हो, और फिर सेना में एक वक्त देने के बाद फिर आप सिविल लाइफ जिए। बहुत लोग आते हैं, कोई 15 में आते हैं, कोई 20 में आते हैं, अगर दिल माने तो वहाँ भी रहिए 25-30 साल का, वहाँ भी आपको मौका है, आने के बाद भी आपको मौका है। इसलिए आप लोग सेना में जाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप सेना में तैयारी कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट कीजिए, आप जाइए। बेहतरीन जगह है सेना है, बहुत अच्छा लगेगा, आप देश को जानिएगा और देश के साथ विदेश को भी जानिएगा। चलिए, तो देख सकते हैं आज कारगिल दिवस जो है यहाँ पर मनाया गया, सम्मान समारोह, जहाँ पर शहीद के कुछ परिवारों को जो है 5 से 6 की संख्या में परिवारों को सम्मानित भी किया गया और वो दिन को याद किया गया। और सेना में जाने के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं तमाम एनसीसी के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर इनको मोटिवेट भी किया गया। और देख सकते हैं तमाम जितने भी यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने कहा है कि देश के लिए हमेशा जो है लोग मर मिटने चाहिए और सेना में जाना जो है हमेशा चाहिए। ये क्योंकि देश के लिए जो है जो काम और जो शहादत दिया जाता है वो कोई ऐसा काम नहीं होता। इसी के साथ मैं कुमार सानू, सहयोगी श्रवण कुमार के साथ आप देख रहे थे FOB।